मैंने अपने पिता आयतुल्ला अली ख़ामेनी की शहादत के बाद उनके पार्थिव शरीर को देखा। मुझे बताया गया कि उनकी शहादत के समय उनके हाथ की मुट्ठी कसकर बंधी हुई थी। एक ऐसे साहसिक व्यक्ति की जगह लेना कठिन है। ये जगह केवल अल्लाह की मदद और आप लोगों के समर्थन से ही भरी जा सकती है। आपने जंग के इतने दिनों में जिस तरह डटकर दुश्मनों का सामना किया है, वो बहुत बहादुरी से भरा है। इस खित्ते में जितने भी अमेरिकी अड्डे हैं, हम वहाँ लगातार हमले करते रहेंगे। अमेरिकियों को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से जाना होगा। ये बयान था ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी का। सुप्रीम लीडर बनने के बाद पहली बार उन्होंने राष्ट्र और दुनिया के नाम संदेश जारी किया है। मुस्तफ़ा ने ये संदेश लिखित रूप में दिया है, जिसे फिर ईरान की मीडिया में पढ़कर सुनाया गया है। जब नए सुप्रीम लीडर का पहला संदेश दुनिया ने सुना तो एक सवाल पूछा गया कि मुस्तफ़ा खुद दुनिया के सामने क्यों नहीं आए, उन्होंने कोई वीडियो जारी क्यों नहीं की। ये सवाल पूछा ही जा रहा था कि अमेरिका और इस्राएली मीडिया में खबर चलने लगी कि मुस्तफ़ा बुरी तरह घायल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि उनका एक पैर ही कट गया है और वो इस समय कोमा में है। ट्रंप ने भी कह दिया है कि शायद मुस्तफ़ा जिंदा हैं लेकिन घायल हैं बुरी तरह। कुछ दिन पहले ये दावा किया गया था कि 28 फरवरी को जिस हमले में अली ख़ामेनी को मारा गया, वहाँ मुस्तफ़ा उपस्थित नहीं थे। कुछ दिन पहले ये दावा हुआ था, पर अब ईरानी अधिकारियों ने कंफर्म कर दिया है कि मुस्तफ़ा उसी जगह मौजूद थे जहाँ उनके पिता यानी अली ख़ामेनी, उनकी माता, उनकी पत्नी, उनके बहनोई और उनके एक भतीजे को भी मारा गया था। इसलिए कहा गया कि हमले में उन्हें भी चोट आई होगी और इसी वजह से वो दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं। मुस्तफ़ा कहाँ हैं, कैसे हैं, आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। लेकिन रोचक बात अभी जो समझने वाली है वो है ईरानी लीडर्स के अलग अलग तरह के बयान। सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने जंग कैसे रुक सकती है उनकी शर्तें बतानी शुरू कर दी हैं। यानी एक तरफ ईरान की एक लीडरशिप जिसमें मुस्तफ़ा और IRGC शामिल है, कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, जवाब देंगे। वहीं राष्ट्रपति की तरफ से सिग्नल मिल रहा है कि जंग अब रुकनी चाहिए। हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ने जंग रोकने की बात सीधे तौर पर नहीं कही है, बस इशारतन उन्होंने ये बात कहा है। नेतन्याहू ने जंग के बाद पहला लंबा भाषण दिया है, मीडिया से भी सवाल लिए उन्होंने, पर कुछ सवाल के जवाब वो एकदम नहीं दे पाए, चुप्पी साधी रखी उन्होंने। जैसे 12 मार्च को हिजबुल्लाह की तरफ से घंटे भर के अंदर 100 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे इसराइल की तरफ। जाहिर सी बात है, इससे इसराइल का बड़ा नुकसान हुआ ही होगा। इस पर एक पत्रकार ने नेतन्याहू से पूछा कि सितंबर 2024 में आपने जब हसन नसरल्लाह को मारा था और हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, तब तो आपने क्लेम किया था कि हिजबुल्लाह ख़त्म हो चुका है, फिर अब उसने ऐसा पलटवार कैसे कर दिया। इस सवाल पर नेतन्याहू एकदम मौन रहे, जवाब नहीं दिया उन्होंने। भारत में भी ईरान वॉर पर कई डेवलपमेंट्स हुए हैं। 12 मार्च की रात को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से बात की थी। इसमें डिप्लोमेसी, शांति जैसी बात के अलावा एनर्जी सिक्योरिटी पर भी चर्चा हुई है, जो अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान भारत के साथ SCO और ब्रिक्स जैसे संगठनों के ज़रिए संबंध मजबूत करने के लिए कमिटेड है। जंग के बीच SCO और ब्रिक्स का नाम लेना बताता है कि ईरान इस जंग को अब इन मंचों से ही सुलझाने के बारे में सोच रहा है। वेस्ट के मंच से उसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अच्छा, इस पूरी चर्चा के बीच ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि ईरान ने भारतीय जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाज़त दी है या नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय की जो फैक्ट चेकिंग टीम है वो लगातार ऐसी खबरों का फैक्ट तो दुरुस्त कर रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने हमारे जहाज़ों को सेफ पैसेज देने से इनकार कर दिया है। ये फैक्ट चेक हो रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जा रहा कि हमें सेफ पैसेज जो है वो वाकई मिला है या नहीं। कम से कम शो रिकॉर्ड करते समय तो ऐसी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए आज के शो में हम इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। जंग के 14वें दिन क्या हुआ ये भी बताएंगे, हिजबुल्लाह इसराइल में क्या करने वाला है इस पर भी बात होगी, और इस जंग ने मिडिल ईस्ट में जल संकट का डर क्यों पैदा कर दिया है ये बात भी आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये जल संकट वाली बात समझा देते हैं। खाड़ी के देशों में पानी की व्यवस्था कितनी नाजुक है ये अब साफ दिखाई देने लगी है। इस इलाके में ना तो कोई बड़ी नदी बहती है, ना तो पानी का कोई दूसरा बड़ा स्रोत है। ज़मीन से भी पानी नहीं निकलता है क्योंकि ज़्यादातर देश तो रेगिस्तान में बसे हैं, पर ज़्यादातर देशों की सीमाएं समंदर से लगती है।
समंदर के पानी का एक्सेस है इनके पास, लेकिन समंदर का पानी ना पिया जा सकता है, उसे ना खेती की जा सकती है और ना रोज़मर्रा के काम में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए यहाँ डिसैलिनेशन प्लांट बनाए जाते हैं, यानी समंदर का खारा पानी मीठा कैसे किया जाए उसका प्लांट। इस इलाके के करोड़ों लोग इन्हीं डिसैलिनेशन के सहारे रहते हैं। अगर ये प्लांट बंद हो जाएं तो इनके घरों की टोटी से जो पानी आता है वो भी बंद हो जाएगा, ना पीने के लिए पानी रहेगा और ना दूसरे इस्तेमाल के लिए, क्योंकि समंदर का पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, रोज़मर्रा के कामों में भी नहीं। अब हम किस डर की बात कर रहे हैं? दरअसल जिन डिसैलिनेशन प्लांट के सहारे करोड़ों लोग हैं उन पर अब हमले होने लगे हैं इस जंग के दौरान। ईरान और कुवैत के प्लांट्स पर हमले की जो खबर है वो रिपोर्ट की गई है, हमले हुए हैं वाकई। अगर ये हमले आगे और बढ़ते हैं तो ये जंग एक जल संकट में भी तब्दील हो सकती है और करोड़ों लोगों तक पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ये कोई हवाई बात हम कर नहीं रहे हैं, 2 प्लांट्स पर अब हमले हो भी चुके हैं। तो आइए इस जल संकट पर थोड़ी और बात कर लेते हैं। दुनिया में जितना भी समंदर का जो खारा पानी उसे मीठा बनाया जाता है, उपयोग के लिए बनाया जाता है, उसका लगभग 40% हिस्सा खाड़ी देशों में ही बनता है। इस पूरे इलाके में 400 से ज़्यादा डिसैलिनेशन प्लांट हैं। इनमें साफ़ किया गया पानी शहरों में पहुंचाया जाता है, फिर इसी की सारी खेती होती है, क्योंकि समंदर के पानी से खेती अगर की, वो वाला पानी, खारा पानी अगर फसलों में डाला तो फसल मर सकती है। खाड़ी के 6 देश मतलब बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई इस डिसैलिनेशन वाले प्लांट से सबसे ज़्यादा पानी लेते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। ईरान में भी ये तकनीक जो है वो अपनाई जाती है। कई डिसैलिनेशन प्लांट वहाँ भी हैं, क्योंकि ईरान में पानी की एक बड़ी समस्या है। इसलिए नेतन्याहू कई बार ईरानियों से आग्रह कर चुके हैं कि आप बस इस्लामिक रिजीम हटाइए वहाँ से, हम मीठे पानी की नदियाँ बहा देंगे ईरान में। इसराइलियों के पास ये तकनीक वाकई मौजूद है। उन्होंने अपना वाटर मैनेजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से किया है, क्योंकि इसराइल भी बसा तो रेगिस्तान में ही है। खैर, 2023 के आंकड़ों के मुताबिक खाड़ी के 6 देशों ने मिलकर लगभग 7.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है वो मीठा किया है डिसैलिनेशन से। अगर इसे आसान भाषा में समझे तो ये करीब 7.2 ट्रिलियन लीटर पानी होता है। इस पूरे सिस्टम की जो क्षमता है वो इससे भी कहीं ज़्यादा है, 26 अरब क्यूबिक मीटर सालाना तक की है। इन देशों में सबसे ज़्यादा जो डिसैलिनेशन वाटर होता है वो सऊदी अरब बनाता है। यहाँ 2023 में लगभग 3 अरब क्यूबिक मीटर पानी समंदर से मीठा बनाया गया था। उसके बाद यूएई का नंबर है, फिर कुवैत का है, कतर का है, ओमान का है, बहरीन का है। इस तरह से अलग अलग देश अलग अलग मात्रा में पानी को मीठा बनाते हैं, लेकिन सऊदी अरब सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता है। अब सवाल ये है कि समंदर के खारे पानी को मीठा बनाया कैसे जाता है? 2 इसके मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है थर्मल डिसैलिनेशन। इसमें समंदर के पानी को पहले साफ़ किया जाता है ताकि रेत और काई जैसी चीज़ें निकाल दी जाएं। फिर इस पानी को गर्म किया जाता है जब तक कि वो भाप ना बन जाए। नमक और खनिज पीछे रह जाते हैं। इसके बाद इस भाप को ठंडा किया जाता है, जिससे वो फिर पानी बन जाता है। फिर इसमें ज़रूरी खनिज वापस मिला दिए जाते हैं, क्योंकि खनिज तो निकाल लिए गए हैं, खनिज इसलिए मिलाए जाते हैं और इसे पीने लायक बनाया जाता है और सप्लाई किया जाता है। दूसरा तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि समंदर के पानी को बहुत ज़्यादा दबाव के साथ एक ख़ास मेम्ब्रेन, यानी आप झिल्ली समझ लीजिए या पतली सी एक जाली, उसको आप समझ लीजिए, वो उस जाली से ये पानी गुजारा जाता है। तो ये जाली नमक और खनिजों को रोक लेती है, लेकिन पानी के जो बारीक बारीक मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो आगे चले जाते हैं, मतलब पानी आगे निकल जाता है। इस तरह दूसरी तरफ मीठा पानी आ जाता है। आजकल यही तरीका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सस्ता है, इसमें कम एनर्जी लगती है और क्योंकि दूसरे तरीक़ों में पानी को भाप बनाने के लिए बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसमें एक और चीज़ होती है कि बचा हुआ जो गंदा पानी होता है वो समंदर में छोड़ना नहीं पड़ता। तो ये था डिसैलिनेशन, यानी समंदर से पानी, जो खारा पानी होता है उसे मीठा और उपयोगी कैसे बनाया जाता है। लेकिन अब आशंका है कि अगर इस तरह के प्लांट पर हमले हुए तो मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी प्यासी रह सकती है। उनका पानी का कनेक्शन, पानी की सप्लाई टूट सकता है। अब इस जंग में क्या हुआ है कि ईरान में एक कश्म आइलैंड नाम की जगह है, वहाँ पे एक डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ है। अब ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने ये हमला किया है और 30 गाँवों की जो सप्लाई है वो कट हो गई है। जब ये हमला हुआ, इसके कुछ देर बाद ही बहरीन में इस तरह का हमला हुआ। बहरीन ने कहा कि हमला ईरान ने किया है। यानी जिस इलाके में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा कमी है, अब वहाँ पानी बनाने वाले प्लांट भी जंग का निशाना बन रहे हैं। और अगर ये प्लांट बंद हो जाएं तो खाड़ी के कई शहरों में कुछ ही दिनों में पानी का संकट पैदा हो सकता है।
जल संकट की बात यहीं तक। अब बात ईरान वॉर अपडेट्स की करते हैं। 13 मार्च को ईरान में कुद्स डे मनाया गया, जिसे जेरूसलम डे भी कहते हैं। 1979 की क्रांति के बाद ईरान के जो पहले सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी, उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी। रमज़ान के आखिरी जुमे में फ़िलिस्तीन के समर्थन में इसमें रैली निकाली जाती है, कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जंग के बीच भी ईरान के अलग अलग इलाकों में ऐसा हो रहा है। आज हुआ है 13 मार्च से। आज ईरानी मीडिया ने कई वीडियो शेयर किए हैं जहां बम धमाके होते रहे और लोग इसराइल और अमेरिका के विरोध में नारे लगाते रहे। ईरान की टॉप लीडरशिप भी इन रैलीज़ में शरीक हुई। प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अली लारिजानी, इस तरह के जो नेता हैं वो सड़कों पर घूमते और आम लोगों से मिलते जुलते देखे गए। और क्या हुआ? बयानबाजी हुई। ट्रंप ने धमकी दी, नेतन्याहू ने धमकी दी, IRGC ने भी धमकी दी। कल सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खमेनी का जो बयान दुनिया के सामने आया था वो आज बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। अलग अलग मायने उसके निकाले गए। जैसे उनकी भाषा में एग्रेशन दिखा। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेंगे। 2 दिन पहले उनके एडवाइज़र ने भी इस तरह की बात कही थी। मुस्तफ़ा का बयान 7 हिस्सों में बटा हुआ था। उसमें मुख्यतः वो ईरान के नागरिकों, ईरान की सेना, पड़ोसी देशों से मुखातिब हुए, घायलों को फ्री इलाज और जिनका नुकसान हुआ है उनका हर्जाना देने की वो बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा ने ये भी कहा कि ईरानी हमले जारी रहेंगे, अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा, उन्हें ये इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये भाषा IRGC की है। जब मुस्तफ़ा वीडियो में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि IRGC के किसी बड़े लीडर और संभवतः अली लारिजानी का नाम लिया जा रहा है, उन्होंने ये मैसेज ड्राफ्ट किया होगा। आज कुड्स डे के मौके पर भी कई बड़े लीडरान सड़कों पर दिखे, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं दिखे। जबकि हर साल अली खमेनी, जो इसके पहले उनके पिता, इनके पहले जो सुप्रीम लीडर थे, वो इस तरह के आयोजन में आगे रहा करते थे। संकट के दौर में जुमा की नमाज भी वो पढ़ाया करते थे। यहाँ तक कि पिछले साल जून के महीने में जब उन पर हमले का ख़तरा था, तब भी वो जुमे की नमाज़ पढ़ाने के लिए सबके सामने आए थे। इसलिए पूछा जा रहा है कि मुज्तबा कहाँ हैं और कब तक दुनिया के सामने आएंगे। ये बात आने वाला समय तो बता ही देगा, पर अभी का समय क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि हिज़्बुल्लाह लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है। पिछले 2 दिनों में वो सैकड़ों रॉकेट इसराइल पर दाग चुका है। इसराइल में इन हमलों में कम से कम 1 शख्स मारा गया है और कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसराइल से जानकारी आती नहीं है। जंग के दौरान प्रतिबंध लगा दिया जाता है रिपोर्टिंग पर, फोटो वीडियो सब पर पाबंदियाँ होती हैं। इसराइल भी लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है। अब तक इसराइली हमलों में लेबनान में 687 यानी 687 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 9 लाख लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, विस्थापित हुए हैं। रही बात भारत की, तो सरकार लगातार ईरान की लीडरशिप से बात कर रही है। 12 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से बात की, जिसमें एनर्जी क्राइसिस दूर करने की बात PM मोदी ने कही। ईरानी रीड आउट के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा कि हम इस इलाके में इनसिक्योरिटी नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम पर हमला हुआ है, हमने पहले हमला नहीं किया है। इसराइल और अमेरिका ने हमारे सुप्रीम लीडर को मारा है, लेकिन अली खमेनी सिर्फ ईरान के पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के रूहानी लीडर भी थे। इसलिए हम उनके खून का बदला चाहते हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से चौथी बार बात की है फ़ोन पर। जंग की शुरुआत से अब तक वो 3 बार बात कर चुके थे ईरान के विदेश मंत्री से, आज चौथी बार उन्होंने बात की है। भारत की कोशिश है कि 28 इंडियन शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त मिल जाए, जिसे ईरान ने जंग के चलते बंद कर दिया है। ईरान यहाँ से चीनी जहाज़ों को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को जाने दे रहा है। बांग्लादेश के जहाज़ भी यहाँ से आ रहे हैं। अब तक भारत के जहाज़ों पर क्लैरिटी नहीं मिली है। ईरान का कहना है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से हम तेल की कीमत $200 प्रति बैरल तक पहुंचा देंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर भी कमोबेश यही बात कह रहे हैं कि हॉर्मुज़ नहीं खुलेगा। ट्रंप कह रहे हैं कि हम हॉर्मुज़ खुलवा देंगे। यानी ये जंग अब 3 देशों की लड़ाई से बढ़कर बैटल ऑफ हॉर्मुज़ बन गई है। जिस जंग की तैयारी अमेरिका, इसराइल और ईरान ने दशकों से की, वो अब हकीकत बन चुकी है और उसके परिणाम दुनिया भुगत रही है। ये जंग कब, कैसे और कहाँ जाकर रुकेगी, वक्त बताएगा। हम राजदूत के ज़रिए आप तक जानकारी पहुँचाते रहेंगे। आज यहीं अलविदा लेता हूँ। ये शो रिकॉर्ड किया था हमारे साथी आनंद ने। देखते रहिए खबरगांव।